कभी सोचा है कि दुनिया के लगभग 200 देश, जिनकी भाषाएं, संस्कृतियां, यहाँ तक कि हित भी एकदम अलग है, वो सब एक साथ मिलकर काम कैसे करते हैं? ये एक बहुत बड़ी पहेली है ना? तो चलिए आज इसी वैश्विक पहेली के केंद्र में जो संगठन है, यानी संयुक्त राष्ट्र, उसे समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, इससे पहले कि हम अंदर जाएं, एक कदम पीछे हटते हैं और एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछते हैं। क्या हमें वाकई में संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों की जरूरत भी है? क्या देश अपने मसले खुद नहीं सुलझा सकते? देखिए, इस सवाल का एक बहुत गहरा जवाब मिलता है संयुक्त राष्ट्र के दूसरे महासचिव डैग हैमरसोल्ड के इस एक वाक्य में। उनका कहना था कि यूएन का मकसद कोई सपनों की दुनिया, कोई जन्नत बनाना नहीं है। इसका असली काम तो दुनिया को युद्ध, अकाल और महामारी जैसी भयानक आपदाओं के नर्क से बचाना है। और इसी बात को शशि थरूर ने भी एक बड़े मजेदार अंदाज में कहा था। संयुक्त राष्ट्र असल में एक ऐसा मंच है जहां देश बातचीत के जरिए, यानी जुबान लड़ाकर, अपने मतभेद सुलझा सकते हैं। और ये जंग के मैदान में हथियार लड़ाने से तो कहीं बेहतर है कि नहीं? तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतना बड़ा संगठन बना कैसे? इसकी कहानी शुरू होती है इतिहास की एक बहुत ही काले अध्याय से। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशंस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुआ था, और ये उन देशों के लिए इस्तेमाल हुआ जो एक्सिस पावर्स के खिलाफ लड़ रहे थे। मतलब सोचिए, शांति बनाए रखने वाले संगठन की नींव ही एक जंग लड़ने वाले सैन्य गठबंधन के तौर पर पड़ी थी। और हाँ, ये कोई रातों रात लिया गया फैसला बिल्कुल नहीं था। अटलांटिक चार्टर से लेकर सैन फ्रांसिस्को में चार्टर पर दस्तखत होने तक सालों लगे। दुनिया भर के नेताओं ने मिलकर एक ऐसे संगठन का ढांचा तैयार किया जिसका सिर्फ एक मकसद था, दूसरे विश्व युद्ध जैसी तबाही को दोबारा कभी ना होने देना। तो इस लंबी कोशिश के बाद जो संगठन बना, वो कुछ ऐसा दिखता है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं काफी उलझी हुई व्यवस्था है। इसमें कई अंग हैं, कई कार्यक्रम हैं, ढेर सारी एजेंसियां हैं, और हर एक का अपना अपना एक खास काम है। तो फिर इस जटिल सी दिखने वाली चीज को आसान भाषा में कैसे समझें? चलिए इसके 3 सबसे जरूरी हिस्सों पर फोकस करते हैं। पहला, जनरल असेंबली या महासभा, जहां हर देश की आवाज बराबर है। दूसरा, सिक्योरिटी काउंसिल या सुरक्षा परिषद, जिसके पास असली ताकत है। और तीसरा है सेक्रेटेरिएट यानी सचिवालय, जो संगठन का सारा रोजमर्रा का कामकाज देखता है। तो अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के सबसे ताकतवर और शायद सबसे ज्यादा विवादास्पद हिस्से की। जी हाँ, सुरक्षा परिषद। इसकी सारी ताकत असल में इन 5 परमानेंट मेंबर्स के हाथों में है। और ये वही देश हैं जो दूसरे विश्व युद्ध के विजेता बनकर उभरे और उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियां थे। और इनकी इस बेहिसाब ताकत का जो सोर्स है, वो है एक छोटा सा शब्द, वीटो। वीटो पावर का मतलब सीधा सा है, इन 5 देशों में से अगर किसी एक ने भी किसी प्रस्ताव के खिलाफ वोट कर दिया, तो बस वो प्रस्ताव वहीं का वहीं खत्म, भले बाकी दुनिया के सारे देश उसके पक्ष में क्यों ना खड़े हों। अब जरा इस चार्ट को देखिए। ये दिखाता है कि इस वीटो पावर का इस्तेमाल असल में हुआ कैसे है। बिल्कुल साफ है कि कोल्ड वॉर के दौरान और उसके बाद भी कुछ देशों ने इस ताकत का इस्तेमाल दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा किया है। ये काउंसिल के अंदर चल रहे पावर गेम की पूरी कहानी कहता है। लेकिन एक मिनट, संयुक्त राष्ट्र का मतलब सिर्फ सुरक्षा परिषद नहीं है। इसके सिस्टम में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO जैसी ताकतवर एजेंसियां भी शामिल हैं। और ये वो संगठन है जो दुनिया की अर्थव्यवस्था और व्यापार के नियम तय करते हैं, जिसका सीधा असर हम सबकी जिंदगी पर पड़ता है। और यहीं पर इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र का जो पूरा ढांचा है वो 1945 की दुनिया के हिसाब से बनाया गया था। पर सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि क्या ये आज की दुनिया में भी फिट बैठता है? जरा सोचकर देखिए, 1945 की दुनिया कैसी थी? कोल्ड वॉर की शुरुआत हो रही थी, बड़े बड़े यूरोपीय साम्राज्य थे। और आज की दुनिया, आज अमेरिका एक बड़ी शक्ति है, तो वहीं चीन और भारत जैसी नई ताकतें तेजी से उभर रही हैं। और हमारी चुनौतियां भी नई हैं, आतंकवाद, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल महामारी जैसी चीजें, जिनका सामना हम सब मिलकर कर रहे हैं। तो इन बदलावों का नतीजा क्या निकला है? नतीजा ये है कि आज सुरक्षा परिषद की जमकर आलोचना होती है। लोग कहते हैं कि ये आज की दुनिया की सच्चाई को नहीं दिखाता।
इसके फैसलों पर पश्चिमी देशों और उनके हितों की छाप दिखती है, और इसमें एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका जैसे महाद्वीपों को सही नुमाइंदगी नहीं मिली है। और ये जो कार्टून है ये सारी आलोचनाओं को बस एक तस्वीर में समेट देता है। ये दिखाता है कि जब दुनिया में कोई बड़ा संकट आता है तो अक्सर संयुक्त राष्ट्र को कितना बेबस और लाचार माना जाता है। तो इन्हीं सब वजहों से अब संयुक्त राष्ट्र में सुधार की, इसे आज के ज़माने के हिसाब से बदलने की मांग लगातार तेज होती जा रही है। तो सवाल है कि ये सुधार दिखना कैसा चाहिए। एक सबसे बड़ा सुझाव ये है कि सुरक्षा परिषद में नए परमानेंट मेंबर्स बनाए जाएं, और इसके लिए कुछ क्राइटेरिया भी सुझाए गए हैं, जैसे कि वो देश एक बड़ी आर्थिक और सैन्य ताकत हो, यूएन के बजट में अच्छा खासा योगदान देता हो, आबादी के लिहाज से एक बड़ा देश हो और लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान करता हो। और इन्हीं पैमानों पर भारत जैसे देश सुरक्षा परिषद में एक परमानेंट सीट के लिए अपना मजबूत दावा पेश करते हैं। देखिए, भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और यूएन के पीस कीपिंग मिशंस में हमेशा से इसका बड़ा योगदान रहा है। हाँ, ये भी सच है कि भारत अकेला नहीं है, और भी कई देश हैं जो अपनी अपनी दावेदारी पेश करते हैं। तो ये सारी बातचीत हमें कहाँ ले जाती है? आखिर संयुक्त राष्ट्र का भविष्य है क्या? देखिए, निचोड़ ये है कि अपनी तमाम कमियों के बावजूद आज भी दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र ही हमारा सबसे अच्छा जरिया है। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि अगर इसे असरदार और प्रासंगिक बने रहना है तो इसे बदलना ही होगा। और यहीं पर हम एक आखिरी और सबसे बड़ी सवाल पर आकर रुक जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र का जो ढांचा है वो 1945 की दुनिया के लिए बनाया गया था। सवाल ये है कि हमारी दुनिया के लिए, 21वीं सदी की दुनिया के लिए एक नया संयुक्त राष्ट्र कैसा दिखना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा।